है क्या कोई? तीसरा। Hello everyone. Hello everyone. My name is Dungar Ram. I have secured 657 rank in UPSC CSE 2025. आज मैं आप सबके साथ इंटरेक्शन सेशन में के दौरान 4-5 चीज़ों पे बात करूँगा, जिसमें सबसे पहले तो होगा कि मैं अपने बारे में बताऊँ और मेरी यूपीएससी जर्नी कैसी रही है उसके बारे में बताऊँ। फिर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा कि मैंने कैसे मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू में कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसके थ्रू मुझे ये सफलता हासिल हुई है। उसके बाद मेरे को जो जनरल क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं यूपीएससी टाइम्स से, उन पे थोड़ी-सी बात करेंगे। उसके बाद जो भी आप कमेंट्स में या कहीं भी आप क्वेश्चन डालोगे, तो उसके थ्रू हम उन पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम डूंगर राम है। मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय श्री गंगानगर से हुई है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन एमएनआईटी जयपुर से हुई है, जहाँ पे मेटलर्जी और मटेरियल्स इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक की है। और मेरा ऑप्शनल इस यूपीएससी की तैयारी के दौरान ज्योग्राफी था। और मेरी यूपीएससी जर्नी थोड़ी लॉन्ग रही है। मैंने 2018 में कॉलेज के बाद स्टार्ट किया था और 2019 में मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था अपना। और एक सौभाग्य की बात है कि मैंने 7 अटैम्प्ट दिए हैं और सातों अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और 7 बार मेंस लिखे हैं और 3 बार इंटरव्यू लिखे हैं। तो मेरी जर्नी थोड़ी लॉन्ग रही है। इसके लिए कुछ मैंने गलतियाँ की थी इस जर्नी में, जिसके कारण थोड़ा मेरे ये बहुत लॉन्ग हो गया था। और जैसे एक गलती सबसे बड़ी थी कि मैंने मेंस, प्रीलिम्स तो मेरा हर बार क्लियर हो रहा था, पर मेंस में मैंने आंसर राइटिंग बहुत कम की थी और आंसर्स कैसे लिखे जाएँ, कैसे उनको फ्रेम किया जाए, तो उन पे थोड़ा ध्यान कम दिया था पहले 2 मेंस में मैंने। और दूसरा था कि मैंने मेंस में पीवाईक्यू पे कम ध्यान दिया था, तो ये कुछ गलतियाँ मेरी रही, जिसके कारण मैं स्टार्टिंग में मेंस को क्वालिफ़ाई करके इंटरव्यू नहीं दे पाया और इन गलतियों मैंने सुधार किया, उसके बाद ही मैंने इंटरव्यू की तरफ पहुँचा था। और जो चीज़ें 4-5 चीज़ें मेरे लिए बहुत वर्क की थी, उनमें से एक तो था कि मेरे को एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला। आस-पास जो भी एनवायरनमेंट था, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ हेल्पिंग एनवायरनमेंट था, जिससे बहुत एक हेल्प मिली मुझे। साथ में मेरे दोस्त वगैरह बहुत अच्छे थे, पीयर ग्रुप था जो हमेशा डिस्कशन वगैरह एक-दूसरे की हेल्प करने में बहुत आगे थे। साथ में फैमिली सपोर्ट जो इतने लंबी प्रिपरेशन के साथ कइयों को नहीं मिल पाता है, जिनका थोड़ा-सा मेरा सौभाग्यशाली रहा कि मुझे इसमें फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला और साथ में पीवाईक्यू बहुत हेल्प की मुझे इनमें। और आगे अपन दूसरे पॉइंट पे आएँ, तो दूसरा पॉइंट मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में रहेगा कि कैसे मैंने प्रीलिम्स और सीसेट की कौन-सी स्ट्रैटेजी या मेंस में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, जिससे मुझे जो सक्सेस मिल पाई है इस 7th अटेम्प्ट में मिली। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे, क्योंकि ये एक सबसे अनसर्टेन पॉइंट है यूपीएससी की जर्नी में। तो प्रीलिम्स में सीसेट, अपन जीएस की बात करते हैं पहले। सीसेट के ऊपर बहुत चर्चा करनी ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो जीएस से स्टार्ट करेंगे पहले तो। सीए जीएस मेनली तो 7 जो टॉपिक हैं उनसे आता है, तो उनमें स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों का रोल रहता है। तो मैंने तो पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है 7 प्रीलिम्स में, तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी, मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज़ किया। सिलेबस और पीवाईक्यू को साथ में रख के जो टॉपिक आइडेंटिफिकेशन है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक मतलब इन जनरल चैप्टर्स कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो उस पे मैंने काम किया था। पीवाईक्यू एनालिसिस सब बोलते हैं, पर मैंने एक चीज़ देखी है कि जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर पीवाईक्यू को पढ़ते हैं और रट्टा मार लेते हैं। वैसा नहीं करना, उनसे नॉलेज वगैरह 1-2 बार टॉपिक रिपीट हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना। जो पहला सबसे मेन पॉइंट है पीवाईक्यू एनालिसिस करने में, तो हमें कौन से टॉपिक से या कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देखना होगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि एक तो अपना जो कंटेंट होता है फ़िल्म्स का, वो लिमिट हो जाएगा कि ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा
बड़े वास्ट कंटेंट पे जोर नहीं देना होगा हमें, तो वो लिमिट हो जाएगा। इसलिए ये जो बहुत ज़रूरी है। तो इससे इसके एनालिसिस के थ्रू मुझे कई चीज़ें पता चली, जैसे इकोनॉमिक्स है, उसमें जैसे मैं ज़्यादातर 5 चीज़ों पे जोर देता था, 5 चैप्टर्स पे। जो पहला चैप्टर था, जैसे बेसिक्स ऑफ जीडीपी, तो उस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता था। और इन्फ्लेशन हुआ, एक्सचेंज रेट हुआ, और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये 5 चैप्टर हैं। इनमें क्या है कि बहुत बेसिक, अगर आप बेसिक करके जाओगे तो 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे अच्छे से, जिन पे आप अगर बहुत अच्छे से फ़ोकस करोगे तो 6-7 क्वेश्चन आराम से हो जाएँगे। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स के करंट अफ़ेयर पे जा सकते हो। इसलिए ये टॉपिक आइडेंटिफ़िकेशन मेरा पीवाईक्यू के थ्रू हुआ। उसके बाद जैसे ज्योग्राफ़ी है, ज्योग्राफ़ी में 4-5 टॉपिक हैं, जैसे ओशिनोग्राफ़ी है, क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज और लोकेशन है। इनसे आप अगर देखोगे तो 70 से 85% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएँगे। अगर आप पीवाईक्यू देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो 70 टू 85 क्वेश्चन यहीं से देखे मिलेंगे आपको। उसके बाद जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में आप जाओगे तो वहाँ पे भी यही है कि कई टॉपिक्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, पार्लियामेंट हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुए, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इनको आप जितना अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और बहुत अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे। और फिर आती है जो प्रीलिम्स जीएस में मॉक टेस्ट कितने लगाएँ। मैं यूजुअली ट्राई करता था कि 30 से 40 मॉक टेस्ट लगाऊँ, जिसके बाद जितना जो प्रैक्टिस होती थी मॉक टेस्ट में, एक तो होता है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, उसके नंबर देखो, या तो डिमोटिवेट हो जाओगे कम नंबर के कारण, या ज़्यादा आए तो आपको अच्छा लगेगा। पर मैं ऐसा नहीं करता था। मैं यूजुअली मॉक टेस्ट एक प्रकार से प्रैक्टिस, एक और नॉलेज गेन के लिए यूज़ करता था उसको। जैसे कई बार मॉक टेस्ट लगा के एक तो गलतियाँ फाइंड करता था कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। जो मैंने फाइंड किया कि मैं 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट करूँगा, तो मुझे बहुत सही रहेगा कि मेरी जो नेगेटिव मार्किंग है बहुत कम रहती है उससे। तो ये मैंने मॉक टेस्ट से आइडेंटिफ़ाई किया इसलिए। और साथ में जो रिवीजन होता है, वो मॉक टेस्ट के थ्रू होता था मेरा। जो जैसे करंट अफेयर्स हुआ, उसमें बहुत से अभी जो मॉक टेस्ट आएँगे वो करंट अफेयर बेसिस होंगे बहुत से, तो नई-नई चीज़ें वहाँ से आइडेंटिफ़ाई करनी, और खुद की गलतियाँ कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, वो आइडेंटिफ़ाई मॉक टेस्ट से होता था। एक प्रकार से रिवीजन के रूप में मॉक टेस्ट बहुत यूज़फुल रहा मेरे लिए। उसके बाद करंट अफेयर की बात आए, तो जो जीएस में है, करंट अफेयर मैं 3 तरीके से करता था करंट अफेयर प्रिपरेशन। पहला तो था, जो मैं यूजुअली जो मैगज़ीन पढ़ते हैं किसी भी कोचिंग्स की, तो मैं उनके थ्रू करता था, वो अच्छे से करता था। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया, जो मॉक टेस्ट लगाना प्रीलिम्स के, तो उनके थ्रू भी उनमें करंट अफेयर आता था, तो वहीं से भी एक रिवीजन हो जाता था मेरा, या नए टॉपिक मिल जाते थे। उनके मैं नोट्स बना लेता था अगर मुझे याद नहीं रहते थे, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स बना ले। और तीसरा मैं क्या करता था कि जैसे यूट्यूब पे अगर आप जाओगे, बहुत सी कोचिंग्स होती हैं, वो अपनी वीडियो डालती है, मैराथन वीडियो, बहुत बार कई की देख, कोई भी कोचिंग जाओगे, लोकेशन की आएँगी या किसी भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर की वीडियोज़ आती हैं, तो मैं उनको 2x पे देख लेता था। तो उनको 2x पे देखने के बाद जो करंट अफेयर प्रिपेयर, एक प्रकार से रिवीजन हो जाता था इन 3 बार में मेरा। एक तो 365 पढ़ ली, फिर वीडियोज़ देख लिए और साथ में मॉक टेस्ट लगा लिए। तो इससे मेरा जो प्रिपरेशन हो जाती थी जीएस की, एक प्रकार से अच्छी हो जाती, सटीक प्रिपरेशन हो जाती थी। साथ में जीएस में 2 चीज़ें हैं कि करंट अफेयर या बेसिक्स। बेसिक्स को मैंने बताया आपको, बेसिक बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक्स आप पीवाईक्यू से आइडेंटिफ़ाई कर दो किसके बेसिक ज़्यादा पढ़ने हैं। जैसे 3 टॉपिक हैं, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और साथ में हिस्ट्री, तो पूरे बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन कहते हैं, वो ही पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर मेनली 3 टॉपिक में ज़्यादा हो जाता है, जैसे आईआर, एनवायरनमेंट और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर। जितना आप पढ़ोगे इनमें, उतना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा करंट अफेयर में, इन 3 टॉपिक में। और साथ में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ना जितना हो सके। क्योंकि अभी आपको कभी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको ज्योग्राफी कम आ रही होगी, तो उसको आप ढंग से नहीं कर पाओगे। तो जितना आप एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी से रिलेट करोगे, उतना बेहतर रहेगा। दोनों को अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। और साथ में पेपर सॉल्विंग जो जीएस का है, उसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे बहुत हेल्प की है, उसमें आप देखोगे जो प्रीलिम्स, जो यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है 100 क्वेश्चन, उसमें यूपीएससी भी नहीं चाह, उसको भी पता है कि यार हर आदमी 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा,
जैसे यूजुअली देखा जाएगा कि लोगों को 40 से 50 ही क्वेश्चन आते होंगे एग्जैक्ट, उनको पता है कि इतने मुझे आते हैं। आप अगर आंसर की इसमें देखोगे जो कोचिंग्स भी होती है वो भी 10-10 क्वेश्चन गलत कर देती है। उनको टाइम मिलने के बाद जो आंसर की रिलीज़ करती हैं वो। इसलिए 100 क्वेश्चन आपको नहीं हो पता चल पाएँगे कि आपको एग्ज़ैक्ट, अगर आप पेपर में जाओगे वहाँ पे तो आपको मुश्किल से 30 या 40, 45, 50 मैक्सिमम लिमिट ले चलो, जो आपको एग्ज़ैक्ट आते होंगे। उसके बाद अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपको स्मार्ट गेस करने पड़ेंगे। तो स्मार्ट गेस के लिए मैं तो ज़्यादातर ट्रिक्स एंड ट्रैप देख के जाता था यूपीएससी, क्योंकि पेपर चेंज करता है, जो यूपीएससी की लैंग्वेज रहती है पेपर्स की, वो सेम ही रहती है लगभग। तो वो कहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई करती है, जैसे कई ट्रिप्स है, नेवर, सम, ऐसी आपने देखी होंगी, तो उनको थोड़ा करके जाना मुझे हर बार हेल्प किया है। 10-12 नंबर हर बार इंक्रीज़ हुए हैं मेरे इसके कारण। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने पहले ही बात की थी, ये चीज़ आपको जब आप पीवाईक्यू देखोगे, एनालिसिस करोगे उनका, उनको रटना नहीं, उनका एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चल जाएगी ये चीज़ कि ट्रिक्स एंड ट्रैप कहाँ लग रहे हैं यूपीएससी के, कैसे वो स्ट्रक्चर, वो आंसर, वर्ड्स गेम कैसे खेल रहा है, वो पता चलेगा, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। फिर हम आते हैं सीसैट पे। सीसैट के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है सीसैट, देखा जा रहा है कि उसकी जो एक प्रकार से कठिनता है वो बढ़ती जा रही है सीसैट की। तो इसके लिए काम तो सीसैट पे करना पड़ेगा। मेरा तो क्या था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, इसलिए थोड़ा आसान था मेरे लिए स्टार्टिंग में सीसैट। पर इस बार 2025 में मैंने देखा कि मैं यूजुअली क्या है कि जो ईज़ी टॉपिक होते थे, जैसे कैलेंडर हो गया, वर्क हो गया, ये करके जाता था ताकि मैं ईज़ी फाइंड आउट कर सकूँ, टॉपिक को आइडेंटिफ़ाई करके उनको लगा के आराम से उन पे जा सकूँ और सीसैट क्लियर कर पाऊँ। नंबर आ जाते थे 100, 105 वगैरह, तो ये ईज़ी था। पर पिछली बार क्या हुआ कि इस बार 2025 में कि क्वेश्चन वो जो ईज़ी वाले थे वो नहीं आए इस बार। बहुत से क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि जैसे ईज़ी फाइंडिंग टॉपिक नहीं आए, तो वो बहुत एक गलती होगी। तो इसलिए जैसे पीक्यूआरएस टाइप क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से आए, वो बहुत ज़्यादा आए। तो सीसैट पे जितना हो सके आप फ़ोकस करना। तो मेरी सीसैट में एक थोड़ी स्ट्रैटेजी थी कि मैं करके तो नहीं, कम ही जाता, पर पेपर मैं 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। अटेम्प्ट करो, मतलब देखो कि आप आंसर आंसर ना दो, पर अटेम्प्ट करो, देखो कि आपको, क्योंकि आप लास्ट तक पहुँचते हो तो कई बार आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे ईज़ी-ईज़ी मिलेंगे ना, आपको बस 2 सेकंड में आंसर पता होगा। वो 3-4 क्वेश्चन बहुत बार आपको एडवांटेज दे जाते हैं। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मेरी ट्रिक इसमें ये थी कि मैं 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाता था। जितना मुश्किल हो जाए 1 मिनट से, अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो मैं छोड़ देता, मुझे मुश्किल लगता था तो। और हेल्प मुझे जहाँ तक हुई, एक तो मैथ तो जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के, उनकी मैथ से तो ज़्यादा हेल्प नहीं होगी, तो आप जितना हो सके फ़ोकस इन पे करना, रीज़निंग और कम्प्रहेंशन पे। वहाँ से आपको ईज़ी क्वेश्चन मिल जाएँगे। कम्प्रहेंशन की स्ट्रैटेजी बहुत बार देखोगे आपको मिलेगी, जो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है, वो गलत होती है। ऐसी स्ट्रैटेजी आप देख के जाना, तो आसान रहेगा। सीसेट के बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड से था, तो मैं ईज़ी फाइंड आउट मेरे लिए ईज़ी था सीसेट में जो स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इस बार थोड़ी मुश्किल हुई है, तो इस बार मैं दोबारा अटेम्प्ट दूँगा, तब थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे भी। तो थोड़ा वो करके जाना जितना अच्छा हो सीसेट को, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों को लेके डूबा है सीसेट, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो जितना हो सके करके जाना। पहले तो लोग 4-5 सीसेट के मॉक टेस्ट लगा के भी आसानी से पार हो जाते थे। पर अब तो आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और जितना ज़्यादा उसके टाइम भी देना पड़ेगा आपको निकाल के, जो जनरल स्टडीज़ पेपर्स है उससे निकाल के टाइम देना पड़ेगा सीसेट को बहुत अच्छे से। फिर ये तो बात होगी हमारी प्रीलिम्स की। अब हम बात करेंगे ऑप्शन मेंस की। मेंस में क्या है, एक सबसे अच्छी बात ये है कि मेंस प्रिडिक्टेबल है बहुत ज़्यादा। जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 80% जो क्वेश्चन है वो थीम रिपीट होती रहती है हमेशा। तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है मेंस, अगर आप करके जाओगे पीवाईक्यू का एनालिसिस मेंस में और ज़्यादा बढ़ जाता है पीवाईक्यू। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू देखो तो बहुत से टॉपिक है वो हर 1 साल नहीं तो दूसरे साल रिपीट हो जाएँगे। अगर वो टॉपिक नहीं आ रहा तो उसी टॉपिक के बेसिस पे सिमिलर टॉपिक आ जाएगा, ये रहेगा। तो वो बहुत प्रिडिक्टेबल है, इसलिए आपको पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है मेंस में। जितना हो सके पीवाईक्यू कीजिए, पीवाईक्यू की थीम आइडेंटिफ़ाई कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, कोई भी हो गया। जैसे एक पीवाईक्यू जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसा पीवाईक्यू है, वो नहीं आएगा तो उसके सिमिलर आ जाएँगे, प्रेशर ग्रुप्स आ गया, तो एनजीओ आ गए या ट्रस्ट आ गए, वो सिमिलर रहेगा उनका। तो पीवाईक्यू बहुत, जैसे नक्सलिज़्म है, हर दूसरे साल पूछा जाएगा नक्सलिज़्म,
मैरीटाइम सिक्योरिटी हर दूसरे साल पूछा जाएगा। तो पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेगा आपको मेंस में, जितना हो उसके उसके टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए। 80 या 80 थीम्स होंगी, आपको अच्छे से मिल जाएंगी, हर पेपर में आपकी थीम मिलेंगी, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनके जितने उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ उनमें दो तीन चीज़ें ऐड करना। नोट्स तो बनाने हैं आप बेसिक्स के, पर उसमें आजकल जो डाटा है, ऐसा डाटा और फैक्ट्स आइडेंटिफाई कीजिए जो हर जगह यूज़ हो जाए, कैसा भी क्वेश्चन आए और 2-3 जगह यूज़ हो जाएँ, ऐसे डाटा और फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है? और मेरे इस साल मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा कि मेंस में मेरा पीयर ग्रुप बहुत अच्छा था, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे उसमें। जितना भी हो उसके कोई भी क्वेश्चन, जितनी भी थीम्स थी जो रिपीट हो रही थी, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो हमारे दिमाग में बैठ गई थी, अच्छा था ये हमारे लिए। और जितना हो उसके उसके आंसर्स, उसके एग्ज़ाम्पल्स, डाटा, फैक्ट्स, कौन-सा डायग्राम बना सकते हैं, ये हम डिस्कस करते थे। तो पीवाईक्यू गेम चेंजिंग है मेंस में, तो जितना हो सके उस पे करना। और दूसरी चीज़ है मेंस में, एक तो होता है कि आप जाके वहाँ पे मॉक टेस्ट दें, दूसरा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे तो आंसर्स जो क्वेश्चंस होती हैं उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। कैसे आप उसका इंट्रो लिखेंगे, या कैसे उसकी बॉडीज़ के पॉइंट लिखेंगे, या क्या कंक्लूज़न लिखेंगे। उनमें जो मेन पॉइंट हो सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कौन-सी कमेटी ऐड कर सकते हैं, कौन-सा डाटा ऐड कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कीजिए आप और वही आप लिखिए। अ, उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। और मैं यूज़ुअली मॉर्निंग में उठता था, तो मेरा पहला काम ही ब्रेनस्टॉर्मिंग का था। जैसे कई कोचिंग्स के मैंने जो क्वेश्चन देते थे, वो हर दिन टेस्ट, आजकल तो हर दिन डेली टेस्ट आंसर राइटिंग आ गई हर कोचिंग की, तो आ जाती थी मेरे पास पेपर। तो मैं उसके 15-20 क्वेश्चन एवरी मॉर्निंग नाश्ते से पहले उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, ताकि एक तो फ़ायदा ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप इज़िली जल्दी-जल्दी उसके आंसर फ्रेम कर पाओगे। जब आप मेंस में आंसर राइटिंग आंसर्स लिखते हैं, तो वहाँ पे बहुत ईज़ी रहेगा आपके लिए कि अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है तो बहुत जल्दी से आंसर आ पाए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास थिंकिंग टाइम बहुत कम है, 1 मिनट भी नहीं होता। इस अगर आपको जल्दी से पेपर कंप्लीट करना है तो 1 मिनट के आसपास थिंकिंग टाइम है। आपको फ्रेम करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, पॉइंट को प्रायोरिटाइज़ेशन देनी पड़ेगी, कौन-सा पॉइंट आप पहले लिखें, कौन-सा पॉइंट बाद में। ये सब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग से आएगा। और साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप करें, उसके बाद आप पेपर लिखेंगे तो ईज़ी लगेगा थोड़ा, क्योंकि जल्दी-जल्दी आप पॉइंट बना पाओगे अपने। और दूसरी चीज़ ये थी कि तीसरी चीज़, पहले तो पीवाईक्यू था, जिससे थीम्स आइडेंटिफिकेशन हुआ, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग और मॉक टेस्ट आप लिखो। तीसरा था कि जो टेम्पलेट है, कई आप पेपर्स में देखोगे कि कई क्वेश्चंस बहुत सिमिलर रहते हैं। जैसे पॉलिटी में आप जाओगे तो बॉडीज़ सिमिलर रहेंगी, उनके आंसर्स, उसके जो आंसर होंगे वो सिमिलर रहेंगे। फिर आप अगर जो इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभी पहले बात की थी, तो उनके आंसर से सिमिलर होंगे। और अगर आप हिस्ट्री में जाएँगे, डायनेस्टीज़ पे क्वेश्चन आए या किसी आर्ट पे क्वेश्चन आए, उनके भी आंसर लगभग सिमिलर होंगे, या सिविलाइजेशंस पे। तो उनका एक टेम्पलेट तैयार कीजिए, आपको क्या लिखना है उसके बारे में, हेडिंग्स, और कई सिमिलर्स पॉइंट रहेंगे, बहुत बार देखोगे इनमें सिमिलर पॉइंट रहेंगे, तो इनके आप टेम्पलेट तैयार कीजिए। मैंने बहुत से टेम्पलेट तैयार किए थे कि इनका आ गया तो मैं इन्हीं लाइनिंग पे आंसर दूँगा, तो वो बहुत काम आया मेरे लिए। तो ये 4 चीज़ें, और साथ में जो पेपर हो, जो 10 मार्कर हैं, मैं यूज़ुअली 10 मार्कर में 3 डायमेंशन लिखता था, और 15 मार्कर में 4 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में जो भी पूछा है वो, और साथ में या कोई फ्लो चार्ट बना देता था। तो इन डायमेंशन को लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको जो क्वेश्चन है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कैसे आप उसको समझ पा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए, फिर आंसर आप उल्टा-सीधा लिखोगे और 1-2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको तोड़ना पड़ेगा 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में, जितना भी आप कर पाएँ। अगर उसको आप तोड़ पाएँगे, जितना आसान होगा। और अगर क्वेश्चन्स को तोड़ा, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको आंसर देने के लिए। इसलिए क्वेश्चन्स को समझना बहुत ज़रूरी है इसमें मेंस में। वो मैंने अभी आपको जैसे बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग से बहुत हेल्प मिलेगी उसमें, जितना हो सके ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। इस बार मैंने शायद इस बार ही है कि मैंने जो आंसर राइटिंग है वो बहुत कम की थी। मैंने जी ऑप्शनल में मैंने मुश्किल से 2 पेपर लिखे होंगे फुल लेंथ, और जीएस में मैंने 4 या 5 फुल लेंथ लिखे होंगे। इसके अलावा मैंने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। पिछले 2024 में देखें तो मैंने बहुत ऑप्शनल में 17 फुल लेंथ क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की थी, और जीएस की तो बहुत ज़्यादा की थी। 2023 में भी बहुत किया था। पर इस बार मेरे को जहाँ पे एज मिली थी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, तो जो हो सके तो करना, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और
जब मैंने बताया कि मेरे 7 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो जो पहले अटेम्प्ट थे उनमें 2-4 गलतियाँ मैंने मतलब उसमें एक थी कि मेरे आंसर राइटिंग में एक स्ट्रक्चर नहीं थी। जो आंसर आप लिखोगे मेंस में उसमें स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती है। एक टॉपर ने कहा था कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो हॉरिज़ॉन्टली नहीं पढ़ता, वो वर्टिकली पढ़ता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको हेडिंग जितनी अच्छी हेडिंग आइडेंटिफ़ाई करके और हेडिंग को अंडरलाइन करना, ये सब करना पड़ेगा वहाँ पे। एग्ज़ाम्पल को एक प्रकार से अलग रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी ताकि पता चले एग्ज़ाम्पल दिया है। वहाँ पे डायग्राम ऐड करने पड़ेंगे। आजकल तो देखा होगा आप टॉपर ने पता नहीं कैसे-कैसे डायग्राम, पाई चार्ट, ग्राफ्स वगैरह सब ऐड कर रहे हैं। तो वो अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है। तो इससे नंबर तो बढ़ेंगे जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि मेरे बढ़े हैं। क्योंकि मेरे चौथे अटेम्प्ट के बाद मैंने ये सब करना स्टार्ट किया तो एकदम से जंप आया मेरे मार्क्स में। ठीक है? तो अंडरस्टैंड क्वेश्चन करना पड़ेगा और फिर अपन बात करते हैं एस्से की। एस्से पहले तो एस्से देखने पड़ेंगे, टॉपिक आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि एस्से में आप किस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं। जो सबसे कंफर्टेबल टॉपिक लगे उसी पे लिखना। ऐसे मत हो कि आपको ऐसे लगे कि ये सबसे अलग टॉपिक है, मैं इस पे लिख दूँ तो नंबर मिल जाएँगे, ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा कंफर्टेबल ईज़ी रहेगा आपके लिए, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो टॉपिक को अच्छे से देखिए, कौन-सा आपके लिए बेस्ट सूटेड है, उसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए। फिर उसके बाद मैंने इतने अटेम्प्ट देने के बाद मैंने एक चीज़ देखी, जब भी आप कॉम्प्लिकेटेड ऐसे लिखने की कोशिश करोगे, तो मार्क्स हमेशा डिक्रीज़ हो सकते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ। तो जब भी मैंने सिंपल ऐसे लिखा, जैसे जो अपन देखते हैं कि पेस्टल स्टाइल या लाइफ साइकिल स्टाइल या लेवल ऑफ सोसाइटी के बेस पे ऐसे ऐसे आप टेम्पलेट होते हैं ये, तो उसके बेस पे आप ऐसे लिखोगे तो मेरे जितना ईज़ी ऐसे लिखा मैंने, उतने अच्छे मार्क्स आए और एक प्रकार से सेफ ज़ोन में रहा मैं 110 से 120 के ज़ोन में। अगर आप जितना आप उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे एस्से को, मैंने जहाँ तक देखा है, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो उतने कम मार्क्स डिक्रीज़ हुए मेरे। मैंने इस बार और कॉम्प्लिकेट कर दिया था एस्से को, पोएम्स वगैरह लिख दी थी, तो मार्क्स और डिक्रीज़ हो गए मेरे। तो इसलिए जितना सिंपल आप रख पाओ, उतना अच्छा रहेगा। मुझे जहाँ तक सेफ ज़ोन में रहोगे आप। अगर आपको रिस्क लेना है तो भले आप कॉम्प्लिकेट करें, पर सेफ ज़ोन में अगर आपको खेलना है, तो सिंपल ऐसे लिखिए। मेरे दोस्त हैं, बहुत 3-4 दोस्त हैं, तो उनके 120, 125 आते हैं, सिंपल लिख के आते हैं। हर बार वो पेस्टल स्टाइल से लिख के आते हैं, हर बार। तो ऐसा ही रहता है और ऐसे लिखना है, स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आप जो भी टॉपिक है एस्से का, उसको 3-4 बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। उस जब भी आप ऐसे 3-4 बार नहीं, 15-20 बार ऐसे पढ़ेंगे बोल के टॉपिक, कुछ भी टॉपिक है, तो तब एक प्रकार से ब्रेन में आपकी कई चीज़ें स्ट्राइक होंगी, उनको नोट डाउन करना। उनको एक साइड में नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आप एस्से को स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कीजिए। अब मैं यूज़ुअली क्या करता था कि एस्से की स्ट्रक्चर तैयार करने में एस्से को डायमेंशन में तोड़ देता था। जब टॉपिक को पढ़ता था, तो उसको डायमेंशन्स में तोड़ देता था और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन्स प्रिपेयर करता था मैं। और जैसे अब मेरे को कोई टॉपिक तो याद नहीं आ रहा, अगर वो कोई भी टॉपिक हो, उसको क्वेश्चन्स के फॉर्म में तोड़ देता था। फिर व्हाई दिस, इफ नॉट दिस देन दिस, एंटीथीसिस, ऐसे 4-5 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन इनमें तोड़ देता ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए स्ट्रक्चर बनाने में। तो ये करता था। उसके बाद में पेस्टल या लाइफ साइकिल या लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल, सोसाइटी, कंट्री और वर्ल्ड लेवल पे ऐसे उनमें तोड़ के वो टेम्पलेट लगाता था। तो इससे मैंने आपको बताया सिंपल लिखोगे उतना अच्छा रहेगा एस्से में, उतने अच्छे मार्क्स आएँगे। और डोंट ट्राई टू क्रिएट कॉम्प्लिकेशन इन एस्से। अगर ये तो एसए जी सी सेट और इनकी बात हो गई। अब फिर अगर आप अपन बात करें जीएस 4 की, जो एथिक्स पेपर है, तो इसमें मेरे हमेशा ही मार्क्स 100 के आसपास रहे हैं। तो मैं पहले नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है। इस बार एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे, मैंने बताया जैसे पीयर ग्रुप बहुत अच्छा रहा, तो उसने मुझे 2-4 स्ट्रैटेजीज़ बताई थी कि एक तो आप कीवर्ड याद कीजिए अच्छे से। कीवर्ड्स और जो भी कीवर्ड्स हैं उनकी डेफ़िनेशन, जैसे ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है या एथिक्स है, मॉरल्स है, इनकी जितनी अच्छे से डेफ़िनेशन, जितनी सिंपल और अच्छी डेफ़िनेशन याद कर पाएँ, वो कीजिए। और साथ में कीवर्ड को अच्छे से एक प्रकार से रट्टा ही मार लीजिए। जितने भी रिलेटेड कीवर्ड हैं, किसी भी टॉपिक, किसी भी टर्म से रिलेटेड कीवर्ड है, उसको रट्टा मार लीजिए, सीधी-सी बात है। और जहाँ भी जाओ आप पेपर में जाओ और उगल दीजिए। और इस बार मेरे मार्क्स में 15 मार्क्स का जंप आया, इसी सिर्फ़ ये स्ट्रैटेजी के कारण। मैंने कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ा,
मैं और मेरे दोस्त थे, एक दूसरे के साथ रट्टा मारते थे, बोलते सुनाते थे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते थे और बेसिक्स जो डेफिनेशन है वो याद की और एग्जाम्पल को जितना हो उसके एग्जाम्पल, डाइवर्स एग्जाम्पल याद किया। आप सिर्फ सिविल सोसाइटी से एग्जाम्पल मत उठाइए या सिविल सर्विसेज से एग्जाम्पल मत उठाइए। आप यूज़ कीजिए साइंटिस्ट को, क्रिकेट प्लेयर्स को, कोई मान लो कॉमन मैन है, पद्मश्री, पद्म भूषण, इनके एग्जाम्पल आप जितने कोट करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए इस बार वर्क की और मेरे को इस बार इसमें जीएस फॉर एथिक्स में मेरे को 115 नंबर मिले थे। तो बहुत 115 नंबर का जंप आया था, इसलिए ये काम किया है क्योंकि मेरे एक दोस्त के लिए बहुत पहले से काम कर रहा है, उसने लगातार 3 बार 120 से अबव यूज़ के मार्क्स रहे हैं। तो ये आप ट्राई कीजिए अगर हो सके तो जी एथिक्स में। फिर ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल, ये यूपीएससी टाइम्स ने क्वेश्चन दिया था मुझे कि ऑप्शनल चूज़ कैसे करें। तो ऑप्शनल मैं तो थोड़ा लॉजिकल वे में चूज़ किया मैंने, क्योंकि मैं जब 9th-10th क्लास में था मुझे ज्योग्राफी का थोड़ा अच्छा पढ़ने में अच्छा लगता था। उसके बाद देखा, जब मैंने सिलेबस देखा तो उसमें मैंने देखा कि ज्योग्राफी खुद तो सिलेबस है ही है, पर बहुत से दूसरे टॉपिक्स हैं उनमें हेल्प करेगा, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, आईआर, बहुत सी जगह पे हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ज्योग्राफी मतलब चूज़ किया ऑप्शनल के रूप में। तो आपको भी यही करना होगा, पहले तो आपको इंटरेस्ट देखना होगा कौन सा आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए कि ट्रेंड किसके ज़्यादा, किसके नंबर आ रहे हैं, नहीं वो तो चेंज होता रहेगा। फिर उसके बाद जीएस में ओवरलैप कितना हो रहा है, ये 3-4 चीज़ें आप आइडेंटिफाई करके अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। जितना आपको ईज़ी रहेगा ऑप्शनल और जितनी आपको उसके बारे में कंटेंट वगैरह मिल पाएगा, उतना ज़्यादा ऑप्शनल सही रहेगा। ये बात ऑप्शनल। अब ये तो मेरी स्ट्रेटजी की बात हो गई, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी जीएस और सीसैट या मेंस में अपनाई थी रिप्रेजेंटेशन। अब हम थोड़े क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं जो यूपीएससी टाइम्स ने मुझे दिए थे, बेसिक क्वेश्चन जो आपको कॉमन रहते हैं। कि एक तो क्वेश्चन ये है कि बेसिक्स या जो स्टैटिक्स है उस पे ज़्यादा फोकस करें या करंट अफेयर पे। तो मेरा तो पहले से ही मैंने कहा कि जितना स्टैटिक अच्छा रहेगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम रूम में बैठे होंगे और क्वेश्चन आ गया जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा, अगर वो करंट अफेयर से है, अगर आपको बेसिक अच्छे से होगा, आपका बेसिक अच्छा है, तो बहुत अच्छे चांस है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और बहुत अच्छे वो सही भी हो जाए। पर आपका सिर्फ करंट अफेयर अच्छा है तो, और बेसिक के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो ज़रूरी नहीं आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए जितना फोकस हो उसके बेसिक्स पर रखना, और बेसिक थीम्स रिपीट होती हैं और आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाओगे आप पीवाईक्यू से कहाँ से बेसिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो जहाँ तक हो सकता है 65% आप ध्यान बेसिक्स पे दीजिए, 35% आप करंट अफेयर, 35 से 30%। तो ये हो गया। दूसरा है कि डेली डेली रूटीन कैसे रखें, मॉर्निंग में पढ़ना है या नाइट में, जो आपको अच्छा लगे करें। मैं पहले नाइट में पढ़ता था, पर कई बार मैंने देखा है कि सुबह मॉर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी उठने में, कई बार मेरा सिर दर्द करने लग जाता था, हेल्थ थोड़ी इशू आने लग जाते थे। तो फिर मैंने मॉर्निंग में उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बहुत ज़रूरी है, पर मॉर्निंग में आप अच्छे पढ़ोगे तो हेल्थ भी अच्छी रहती है, ये मैंने देखा है, और आपका दिन अच्छा जाएगा बहुत ज़्यादा। दूसरा है कि आप कितने घंटे पढ़ना। तो मेरा था कि मैं यूज़ ये था कि मैं रोज़ पढ़ता था। मेरा फिक्स नहीं था कि मैं कितने घंटे पढूँ, पर ये था कि मैं रोज़ जितना हो सके रोज़ पढ़ता था। एक कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी पढ़ने में। आप कभी भी ऐसा ना हो कि 2-4 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर आपको पढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, इतनी ज़्यादा सिटिंग बनाने में। तो जितना हो सके रोज़ पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं। मैं तो यूज़ुअली जब जैसे-जैसे करीब आता था एग्ज़ाम, जैसे-जैसे मेरे सिटिंग आवर इंक्रीज़ होते रहते थे, और लास्ट 1 महीने में ज़्यादातर मैं 12 से 14 घंटे पहुँच जाता था। ये तो कम ही था कि मैं 15 घंटे रोज़ पढूँ। 15 घंटे आप 3 दिन पढ़ के देख लीजिए, आपको भी थोड़ी तकलीफ़ होने लग जाएँगी, आपकी भी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा थकान आने लग जाएगी, हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। तो 15 घंटे, 16 घंटे तो रोज़ पढ़ना मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं लास्ट में आते-आते 13-14 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वो इम्पोर्टेंट है, आप रोज़ पढ़िए, जितना भी पढ़ सकें, पर लास्ट में जाते जैसे-जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है, आप अपनी सिटिंग हैबिट और आवर ऑफ स्टडी इंक्रीज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, और साथ में हेल्थ का ध्यान रखिए। एग्ज़ाम में हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी घंटा पढ़ें, जो भी आप लाइफ़ साइकिल अपनाएँ, रात में, मॉर्निंग में पढ़ें, उसके लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मैंने कई दोस्तों को देखा है, मेरे अपने कज़िन को देखा है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रही, तो वो मेंस को मिस आउट कर गया। तो हेल्थ पे जितना हो सके, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। फिर एक क्वेश्चन और है कि
मोटिवेशन मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे और बच्चे खुद को कैसे मोटिवेट रखें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी जर्नी इतनी लॉन्ग रही है कि मुझे इसका थोड़ा है कि ये 2021-22 में मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो इसलिए 4-5 चीज़ें मैं दिमाग में रखता था मोटिवेट खुद को रखने के लिए। एक तो जो मेरे साथ वाले थे, मेरे जितने भी करीबी दोस्त थे, वो सब जॉब वगैरह में चले गए, तो मैं देखता था कि फ्यूचर में अगर नहीं हो पाया तो इनसे कैसे नज़रें मिलाऊँगा और खुद से कैसे नज़रें मिलाऊँगा। दूसरा जो मेरी फैमिली का मुझ पे भरोसा था, उसको मैं याद करता था। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इस तैयारी में आए क्यों हो? उसका फैक्टर बहुत बड़ा है कि आप इस तैयारी में आए क्यों हो? उसको आप रोज़ सोचिए। अगर आपका हाफ़ हार्टेड मन है, हाफ़ हार्टेड आप इस तैयारी में घुसे, तो मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जर्नी लॉन्ग है, आप 1-2 दिन में डिमोटिवेट हो सकते हैं, कभी आएँगे दिन कि आप डिमोटिवेट फ़ील करते हो। तो उस दिन थोड़ा रेस्ट लीजिए, बातें कीजिए इधर-उधर, थोड़ा दोस्तों से बातें कीजिए, घर से बातें कीजिए, कुछ मन है वो देख लीजिए। फिर आप उस बारे में सोचिए कि आप इस जर्नी में आए क्यों, तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। इस बारे में जहाँ तक मैंने देखा है। मैं जब भी सोचता था कि मुझे आगे चल के क्या करना है, मेरे घरवालों की क्या अपेक्षा है मुझसे, दोस्त क्या सोचेंगे या मैं खुद अपने ऐसे नज़रें मिला पाऊँगा कि इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद मैं कुछ कर नहीं पाया या कुछ नहीं हुआ, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जर्नी में आए हो तो खुद को मोटिवेट इसी तरीके से मैंने तो इसी तरीके से रखा, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, जर्नी में घुसे हो तो। अ, फिर एक और क्वेश्चन ये है कि कोचिंग कितनी ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में? तो इसका मैंने स्टार्टिंग में फाउंडेशन कोर्स जॉइन किया था, तो स्टार्टिंग में क्या है कि मुझे एक सबसे अच्छी हेल्प कोचिंग यही मिली थी कि एक रूटीन क्रिएट कर दिया था कोचिंग ने मेरा। बहुत डिसिप्लिन तरीके से मैं पढ़ता था, सुबह उठता था, कोचिंग जाता था, उसके बाद आके उठ के नोट्स बनाता था, पढ़ता था। तो ये बहुत हेल्प मिली थी कोचिंग में। उसके 4-5 महीने बाद देखा जो अगर अगर आप सिलेबस को कवर कर पाएँ, उसके बाद आप देखोगे तो बहुत बेसिक पढ़ाने लग गए आजकल कोचिंग में। कई-कई कोचिंग से नहीं, कई-कई बहुत बेसिक पढ़ाएँगे आपको जो बुक्स जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, तो स्ट्रीम आप कोचिंग में जाओगे तो वो स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे होंगे जो आपने पढ़ रखी है। तो 2-4 महीनों के बाद ये थोड़ा हो जाएगा कि कोचिंग आपको रिडंडेंट लगेगी। इसलिए अगर आप खुद की हैबिट बना पाओ, डिसिप्लिन बना पाओ, तो कोचिंग और बेसिक्स कर पाओ अच्छे से, तो कोचिंग अगर नहीं ले पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आपको ज़ीरो नॉलेज है ह्यूमैनिटीज़ की, तब अगर आपको बेस बनाना है तो कोचिंग में जा सकते हैं। जैसे आप ऑप्शनल हैं, मैं जैसे इंजीनियरिंग करके आया था ऑप्शनल में। ऑप्शनल मैंने ज्योग्राफ़ी लिया, इंजीनियरिंग मेरी मेटलर्जिकल एंड मटीरियल साइंस से थी। तब मेरे को ज्योग्राफ़ी का इतना ज्ञान नहीं था। तब मैंने कोचिंग की, मेरे लिए बहुत किफ़ायतमंद साबित हुई कोचिंग। इसलिए अगर आप ऑप्शनल आपकी जो ग्रेजुएशन है उससे अलग है, तो कोचिंग जाइए, आपको फ़ायदा होगा। और कोचिंग ऑनलाइन कीजिए जितना हो सके, क्योंकि आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देगी वो। हुँ, तो ये चीज़ें थी। लास्ट में यही कहूँगा कि मैं मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। दूसरों की स्ट्रैटेजी पे आप ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है। किसी को कौन-सी चीज़ पसंद आए, कौन किसके स्ट्रेंथ क्या है, किसकी वीकनेस क्या है, वो सब अलग-अलग है। तो अपनी स्ट्रैटेजी कीजिए, तैयार कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोगों से थोड़ा-थोड़ी चीज़ें पिक करें, उससे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए। दूसरा जो मैंने बात की कि कंसिस्टेंसी रखिए अपने, डिसिप्लिन रखिए, रोज़ पढ़िए। रोज़ मतलब 1 दिन का गैप गैप ले लीजिए अगर आप डिमोटिवेट हैं, तो पर ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, ज़्यादा लंबा गैप मत लीजिए, पर रोज़ पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं 7-8 घंटे, 10 घंटे रोज़ पढ़िए। उससे अगर आप 13 घंटे पढ़ पाएँ अपनी हेल्थ को कंट्रोल में अच्छे से रख के, तो पढ़िए, रोज़ पढ़िए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। और अगर पॉसिबल है तो एक अच्छा पीयर ग्रुप तैयार कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, अपनी चीज़ें बताइए, ये सब कीजिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि पीयर ग्रुप था, तो आजकल देखा गया कि जो कोचिंग्स हैं, उनके जो अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, तो उनमें इतने अच्छे से कॉपी वगैरह चेक नहीं होती है। और शायद मुझे नहीं लगता कोई इंटरव्यू देके मतलब 5% लोग होंगे जो इंटरव्यू मेंस पास करके कॉपी चेक करते हैं। शायद बहुत कम है, तो उस पे फ़ोकस कीजिए कि पीयर ग्रुप जितना अच्छा रहेगा, ऑनेस्ट रिव्यू आएगा अगर आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं मेंस का। तो और डिस्कस करने में जो भी थीम्स हैं, वो डिस्कस करने में बहुत अच्छा रहेगा। तो पीयर ग्रुप की बहुत वैल्यू लगी मुझे। मेरे लिए इस बार एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे साथ जितने भी थे, वो सब प्रीवियस ईयर इंटरव्यू दिए हुए लोग थे, तो पीयर ग्रुप बहुत अच्छा तैयार हुआ है, बहुत हेल्प मिली मुझे उससे। तो आप भी एक ट्राई करना कि पीयर ग्रुप बन पाए आपका, तो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैंने बताया है जैसे आपको, तो उन पे जितना हो सके ध्यान दीजिए। टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, पीवाईक्यू, ये सब मस्ट चीज़ें हैं।
इस पे अगर आप करेंगे तो बहुत सही रहेगा। बेसिक्स करिए, रिवीजन इस पे मैं बोल नहीं पाया, रिवीजन जितना आप करोगे उतना सही रहेगा। सबसे डिफिकल्ट पार्ट इस प्रिपरेशन का मोटिवेशन डिमोटिवेशन के अलावा रिवीजन है। अगर आप रिवीजन नहीं कर किए किसी भी चैप्टर का, भूल गए, तो बहुत मुश्किल रहेगी। और रिवीजन करना बहुत, एक प्रकार से क्या बताएं, बहुत मुश्किल है। अगर आप नहीं, मन नहीं करता रिवीजन करने का, और एक दो बार तीन बार पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा आपका। उसको करने के लिए आपको मन को मारना पड़ेगा। रिवीजन जितना हो सके उतना कीजिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। अब हम थोड़े क्वेश्चंस ले लेंगे जो भी लोग पूछ रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। स्टार्टिंग से चलेंगे ऊपर से कमेंट्स में आपका। अच्छा, रविंद्रन, प्लीज़ गिव मी आंसर राइटिंग टिप्स। आंसर राइटिंग टिप्स मैंने बताई हैं आपको कि पहले तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी जितने टॉपिक, या एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी कि आंसर कैसे लिखना है। वो प्रेजेंटेशन जैसे हेडिंग दो अच्छे से, फ्लो चार्ट, एक आधा डायग्राम इंक्लूड करो, ये सब है। उसके बाद 3-4 मैंने बताया 10 नंबर में 3 डायमेंशन आप लिख पाएँ तो बहुत अच्छा है, 15 में आप 4 डायमेंशन लिख पाएँ तो बहुत अच्छा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ये सब चीज़ें हैं आंसर राइटिंग की टिप्स में। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं। और ये है कि आप आइडेंटिफाई टॉपिक करके उनके जो इम्पोर्टेंट, एक टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन होता है वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि टीचर जब भी आएगा तो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपने हेडिंग लिख रखी है या पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो अगर आपने पहले लिख रखा है तो इंटरेस्ट बनेगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसलिए टॉपिक प्रायोरिटाइज क्या कहते हैं, पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आंसर राइटिंग में। और डेली आंसर राइटिंग कीजिए अगर आप एक दो क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेली कीजिए। आंसर आप नहीं लिख पाए, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आंसर लिखिए, क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपके 4-5 क्वेश्चन रह जाते हैं वहाँ तो बहुत दिक्कत आती है, सीधे-सीधे आपके 10-12 नंबर डिक्रीज़ हो जाएँगे। और तो मैं स्पेसिफिक पूछिए आंसर राइटिंग में तो मैं बता पाऊँगा। एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने बताया, जैसे मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, प्राइमरी जो 6 से 12। प्राइमरी मेरी गाँव से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद मैं एमएनआईटी जयपुर में था, एनआईटी जयपुर बोलते हो चाहे एमएनआईटी जयपुर, वहाँ पे मेटलर्जिकल मटीरियल्स इंजीनियरिंग की मैंने। तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। सर फोमो से कैसे बच्चे मल्टीपल रिसोर्स माइंड में आ जाते हैं? फोमो से ये कैसे बचा जा सकता है? ऐसे 4-5 रिसोर्स आइडेंटिफाई कीजिए जो कवर कर रहे हो अच्छे से सब। जैसे आप किसमें अगर आप जी सी लियोंग पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपने लोकेशन कर ली, लोकेशन जैसे कुछ कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, जैसे सुदर्शन गुर्जर, मैंने उनसे किया था, तो बहुत अच्छा रहेगा। 4-5 ऐसी सोर्स आइडेंटिफाई जो ऑल ओवर कवर कर पाए, और सभी को कवर कर पाए अच्छे से, और फोमो नहीं रहेगा। फोमो से जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आप रिटेन नहीं कर पाओगे। फोमो में कुछ नहीं रखा, एक नया वर्ड आज आ गया, योमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, वो आप रखिए। क्योंकि जितना कम एक सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ोगे और जितना आप रिटेन रख पाओगे उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा पढ़ने से कुछ, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी वही आप प्रेजेंट कर पाओगे। तो फोमो की जगह योमो लीजिए आप। हाउ टू फाइनलाइज ऑप्शन विदाउट कन्फ्यूजन सर, बिकॉज हम से स्कोरिंग इंटरेस्ट। हाँ, पहला तो सबसे जो ऑप्शनल है वो मैंने जैसे बताया, इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। अगर आपने ऑप्शनल ले लिया, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे? सीधी सी बात ये, आप पढ़ नहीं पाए तो ऑप्शनल को कवर नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट तो मायने रहेगा आपको जो अच्छा, जैसे मेरा ज्योग्राफी 9th-10th में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ज्योग्राफी लिया। तो इंटरेस्ट बहुत मायने रखेगा ऑप्शनल में। और सिलेबस, दूसरा चीज़ आप सिलेबस देखिए। सिलेबस क्योंकि इसको ट्रेंड्स वगैरह, स्कोरिंग वगैरह वो चेंज होता रहता है, उस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जो सिलेबस है वो आप कवर कर पाएँगे या नहीं, या उसको सिलेबस को कवर करने के कंटेंट है या बुक्स हैं या कोचिंग्स हैं अच्छी है या नहीं, इस पे ध्यान दीजिए एक तो आप। और सिलेबस को छोटा हो तो और भी अच्छा है, जैसे सोशियोलॉजी है, छोटा रहेगा सिलेबस तो बहुत कंप्लीट। जैसे हमारे ज्योग्राफी में एक बार सिलेबस का रिवीजन होता है, उसके बाद सोशियोलॉजी में 4 बार हो जाता है। तो सिलेबस पे ध्यान दीजिए, सिलेबस और इंटरेस्ट, इन 2 चीज़ों पे आधारित आप अपना ऑप्शनल चूज़ कीजिए। और अब जितना अपने स्ट्रीम के नज़दीक हो या आपके इंटरेस्ट के नज़दीक हो उतना अच्छा रहेगा ऑप्शनल में। हाउ डू आइडेंटिफाई की एंड इम्पोर्टेंट एरियाज इन पॉलिटी? पीवाईक्यू देखिए सर, पीवाईक्यू देखेंगे आपको
की एरिया मिल जाएंगे। जैसे ही मैंने आपको बताया, पीवाईक्यू एनालिसिस यही है कि आप रट्टा ना मारे पीवाईक्यू का। आप पीवाईक्यू से देखिए किस टॉपिक या किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पार्लियामेंट पढ़िए, पार्लियामेंट से बहुत से क्वेश्चन आएंगे, प्रेसिडेंट से आएंगे, फंडामेंटल राइट से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल तो पॉलिटी थोड़ा फैक्चुअल हो रहा है, तो उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा कितने आर्टिकल हैं, ये वो, तो वो देखिए, पीवाईक्यू देखिए सर। हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सीएससी एज वर्किंग प्रोफेशनल। सर मैं तो छुट्टी पे था, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। कई हैं लोग जो वर्क के साथ साथ अभी सेलेक्ट हुए हैं। मुझे नाम तो नहीं याद आ रहे उनके। एक तो निखिल हैं, 615 रैंक है शायद, उनसे पूछिए सर ये बात। तो उनके अगर आप हो सके कनेक्ट कैसे भी हो तो बहुत जरूर, शायद उन्होंने भी दिया है लेक्चर ये, तो उनसे पूछिए। मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा था। एक क्वेश्चन, एज ऑफ नाउ पर्सन हैव गुड कमांड और बेसिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, now that person had to go for standard resource for example। अगर आपकी बेसिक्स पे गुड कमांड है तो स्टैंडर्ड रिसोर्स तो पढ़ लीजिए एक बार, और क्या। पर ज़्यादा मत पढ़िए। अगर बेसिक्स पे गुड कमांड है तो रिवीजन कीजिए, जिस रिसोर्स से आपने कमांड बनाई है उसका रिवीजन कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ें मिल रही हैं जैसे बाहर से, उनको ऐड कीजिए, करंट अफेयर से उनको ऐड कीजिए। बस ऐसे बहुत से रिसोर्स के पास आसपास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेसिक पे अच्छी कमांड है तो क्यों ज़्यादा इधर उधर जाना है। शार्दुल पाठक, हाउ मच टाइम यू रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। अलग अलग है, डिपेंड करता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह और आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने 3 महीनों में शायद सब जितनी भी बुक्स थी, स्टैंडर्ड बुक्स जो कहते थे, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, जितने भी इन्वायरमेंट के लिए, जीसी लियोंग, ये सब जो थी फिल्म्स के लिए या किसी के लिए, वो मैंने ख़त्म कर दी थी। उसके बाद तभी मुझे कोचिंग में ऐसा लगता था कि रिवीजन कर रहा है मेरा। तो प्रिपरेशन के लिए उसके आगे अलग अलग टाइम चाहिए, क्योंकि सी सेट के लिए भी टाइम लगेगा आपको, आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग के लिए टाइम लगेगा। तो बहुत, अगर 1 साल इनफ है एग्ज़ाम देने से पहले, आप देखे जाए तो 15 महीने एग्ज़ाम से बहुत इनफ रहेगा, जितना कर सके अच्छा है। मैंने मैंने थैंक यू सुमन कौशिक जी। अनोख वन अनोखा बालक, वन क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, एज ए नाउ पर्सन, ये आपका रिपीट हो रहा है सर। आदित्य यादव, शुड आई स्टडी पॉलिटी एनसीईआरटी और नॉट। कहते हैं पॉलिटी एनसीईआरटी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी वो पढ़ लीजिए, छोटी है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर लक्ष्मीकांत पढ़िए, करंट अफेयर में जो भी टॉपिक आ रहे हैं लक्ष्मीकांत को आप पढ़े तो बेयर एक्ट साथ में रखिए, क्योंकि कई बार लक्ष्मीकांत में भी इतनी एग्जैक्ट नहीं होती। तो अगर आपको आर्टिकल के बारे में आ रहा है तो झट से उठाइए बेयर एक्ट, उसमें से झांक लीजिए थोड़ा आर्टिकल के बारे में, थोड़ी सी और अच्छी सी कमांड हो जाएगी उसमें, जो क्या कहते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी बेयर एक्ट, अगर आप लक्ष्मीकांत के साथ पढ़ रहे हो। और एनसीईआरटी अगर छोटी सी एनसीईआरटी पढ़ पाओ तो अच्छी बात है सर। ये अनोखा बालक सर, आप रिपीट कर रहे हो क्वेश्चन। गॉड पेनिट सर, आपकी शादी हो गई क्या? नहीं हुई भाई। लॉर्ड मंजोत, डोंट आस्क अ बिग क्वेश्चन, ओके। रविंदर ट्रम्बल इंडिया, हाउ वाज योर प्रिपरेशंस फिल्म्स। सर मैंने अभी बता दिए, आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मैंने फिल्म्स में पीवाईक्यू का बहुत यूज़ किया है। फिल्म पीवाईक्यू से एक टॉपिक आइडेंटिफिकेशन और क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस की वर्डिंग होती है यूपीएससी की, वो समझने में बहुत हेल्प मिली है। और साथ में टॉपिक आइडेंटिफिकेशन से मेरे कंटेंट लिमिटिंग हुआ है, जिससे और ज़्यादा मैं उन पे फोकस कर पाया हूँ। और पढ़ना सभी है, जैसे हिस्ट्री में आपको देखेगा, मॉडर्न हिस्ट्री पे जितना आप जोर दोगे, क्योंकि आधे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। पढ़ना फिर भी आपको दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे मिडिवल है और एंशिएंट है, पढ़ना तो पड़ेगा सर। पर जितना आप जोर दे सको दूसरे टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पीवाईक्यू से होगा। तो यही स्ट्रेटजी थी मेरी प्रीलिम्स में। और मैं मॉक लगाता था, मॉक से एनालाइज करता था, जो मॉक लगाए गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। एक बार देख लीजिए, वापस आप जाएंगे तो। आदित्य यादव, विल आई हैव टू डू एनसीईआरटी फॉर पॉलिटी, शुड आई स्टार्ट लक्ष्मीकांत। एक बार पढ़ लीजिए, पॉलिटी की जो एनसीईआरटी वो इतनी बड़ी नहीं है सर, तो और इजी भी है, एक बेस बन जाएगा। लक्ष्मीकांत भी पढ़िए, लक्ष्मीकांत तो जरूरी है सर, लोग कहते हैं नहीं है पर क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप उसके, लक्ष्मीकांत बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी भी पढ़िए आप सर, पहले एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। सर मैंने नहीं पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। हाउ डिड लक्ष्मीकांत स्टडी।
सर जितना उसके लक्ष्मीकांत को पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैंने तो, मुझे लग रहा है अभी प्रिपरेशन में 30 से 40 बार पढ़ दी होगी, तो ईजी रहता है। बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे आपको लक्ष्मीकांत से और पॉलिटी से इतने ईजी क्वेश्चन आएंगे, आप ईजी कर पाएंगे उनको टारगेट। प्रीलिम्स में सबसे ईजी ये 2-4 ही रहते हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी, यही क्वेश्चन रहते हैं जो ईजी रहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक से तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको हवा नहीं लगी तो नहीं लगेगी। लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ते हैं सर? नॉर्मली अगर आपको पहली रीडिंग कीजिए आप, किन ने पूछा? सोहम। आप पहली रीडिंग कीजिए, अगर आप दूसरी रीडिंग की कर रहे हो तो आपको जो टॉपिक कई के बार ऐसा लगेगा ये तो मैंने पढ़ रखा है पहले से, और कई के लगेगा कि ये मैंने नहीं पढ़ा, तो उसके नोट्स बना लीजिए। जो आपको याद नहीं रहा पहली रीडिंग से, उसके नोट्स बना लीजिए, और तीसरी रीडिंग आप उन नोट्स को और छोटा कर लीजिए। तो इनसे आपको जो याद रह रहा है वो तो अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो रहा है। जो नहीं याद रह रहा है उसके नोट्स के बाद अगर आप पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत और छोटी हो जाएगी सर। मनिका बेगम, सर आई हैव पास्ड आउट, आई हैव पास्ड आउट जस्ट 10th। मनिका बेगम स्टार्ट कीजिए, आपका मन है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए जितना जल्दी हो। अब तो आजकल तो कोचिंग भी देने लग गई 11th-12th में, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने बहुत टाइम कॉलेज के बाद स्टार्ट किया था। अगर आपका मन है स्टार्ट कीजिए, और नॉलेज मिल जाएगी अगर आप स्टार्ट करिए तो। नॉलेज पाना बुरी बात नहीं है 11th-10th 11th-12th में भी। प्रिपरेशन आप डिग्रेस मत कीजिए, अच्छा लग रहा है पॉलिटी के बारे में पढ़िए, इकोनॉमिक्स, देश की ज्योग्राफी के बारे में पढ़िए, तो आपको नॉलेज ही मिलेगी, आपके लिए अच्छा ही होगा। ये प्रिपरेशन बहुत नॉलेज देती है, तो कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, पर ऐसे ज़्यादा जोर मत देना उस पर। सो हम रिपीट हो रहे हैं सर आपके। सर आई डोंट रिमेंबर हाउ टू डू पॉलिटिक्स वेल। लक्ष्मीकांत पढ़िए सर, आप सिलेबस पढ़िए और उसमें जो भी टॉपिक आइडेंटिफाई है, आजकल तो चैट जीपीटी की मदद लीजिए, पीवाईक्यू से टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए। और नील सर जी पूछ रहे हैं, फिर है नील, मेंस इंट्रो, हाउ टू कंक्लूड एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। सर मेंस इंट्रो कई की ये स्पेसिफिक हो जाते हैं मेंस के इंट्रोज। जैसे अगर आप, मैं जैसे हिस्ट्री में होता था तो मैं हिस्ट्री से ज़्यादातर स्टार्ट करता था, या तो किस ईयर से रिलेटेड है, कोई भी टॉपिक दिया है, कोई डायनेस्टी है या किसी जगह के बारे में पूछा, वो किस पीरियड से रिलेटेड है, मैं वहाँ से स्टार्ट करता था। या उसकी करंट अफेयर में उसकी न्यूज़ रही है तो मैं स्टार्ट करता था। और ज्योग्राफी या पॉलिटी से आप किसी से स्टार्ट कर सकते हो, आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हो, या कोई न्यूज़ रही है, बहुत बार न्यूज़ में चेंज होता है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में आप डाटा से स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रो आप स्पेसिफिक बन जाएंगे, जितने आप पढ़ोगे उससे आप, इस इंट्रो अगर आप स्पेसिफिक बना दो तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर लिखते टाइम। कंक्लूजन में बहुत सी चीज़ें हो सकती है सर, वे फॉरवर्ड, जैसे एसडीजी लिखते थे लोग, कई लोग कमिटीज़ लिख के आ जाते थे। बस यही है जो वे फॉरवर्ड हो सकता है, कैसी किसी कमिटी ने दी हो, या एसडीजी, ये सब मैं तो यही लिखता था कंक्लूजन में। कुंभाराम, यस सर, हार्ड वर्क पेज ऑफ पेड ऑफ। हाँ सर, बहुत टाइम बाद मेहनत का मिला है, तो थैंक यू सर। सैंडी सिंह, मेंस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताइए प्लीज़। मेंस टेस्ट सीरीज़ बहुत सी कोचिंग्स की अच्छी आ रही हैं, तो क्वेश्चंस आप ज़रूरी नहीं उनको जाके मेंस टेस्ट सीरीज़ दीजिए, आप क्वेश्चन पेपर लीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए और पीयर ग्रुप से चेक कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि अच्छी आंसर राइटिंग जो चेकिंग होती है कोचिंग से, अच्छी नहीं होती है। मैंने बहुत बार देखा, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं आपके वीक एरियाज़, वो आप रटे रटाए पॉइंट लिख देते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूव करो, वहाँ पे इम्प्रूव करो। तो आप पीयर ग्रुप बनाइए, उससे आप आंसर राइटिंग इम्प्रूव कीजिए टेस्ट सीरीज़ के बारे में। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने कम मिली थी टेस्ट सीरीज में इसकी, मैंने ऑप्शनल की ली थी, ऑप्शनल में हेल्प मिली थी, पर ये जीएस है इनकी कम मिली थी। और मेंस में टेस्ट सीरीज छोड़ के आप पीवाईक्यू प्रिपेयर, पीवाईक्यू के आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पीवाईक्यू से टॉपिक रिपीट होते हैं, तो उस पर आप जोर दीजिए। इट इज़ वर्थ टू सॉल्व करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, नेचर इज़ लाइफ। सर अगर आपको मिल रहा है करंट अफेयर तो कीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी, और कई बार करंट अफेयर के सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं टेस्ट सीरीज से। मनिका बेगम जी, आप रिपीट मत कीजिए क्वेश्चन अपना। डू एनसीईआरटी फर्स्ट और पीवाईक्यू, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है।
मैंने तो सर पहले गलती थोड़ी की थी कि एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है सर। और पीवाईक्यू आपको समझ नहीं आएंगे अगर आपने एनसी आपका बेस नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। जैसे आपको सिलेबस भले ही पता हो, पर पीवाईक्यू समझ नहीं आएंगे। तो दोनों को अगर आप हो सके साइमल्टेनियसली लेके चलीजिए, क्योंकि कई बार जैसे टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी है, आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू देखिए, फिर दोबारा एनसीईआरटी या जीसी लियोंजा पढ़िए, ऐसे कर सकते हैं। मैंने तो एक गलती की थी, मैंने एनसीईआरटी बहुत पहले पढ़ ली, पर पीवाईक्यू एनालिसिस मैं नहीं कर पाया था पहले दो तीन अटेम्प्ट में, तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो दोनों को साथ साथ लेके चलिए। नवीन लोहिया जी। फिर है तनवीर अहमद, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी प्रैक्टिस बुक्स फॉर सी सेट। सॉरी सर, मैंने सी सेट के बारे में इतना नहीं कर पाया, तो माफ़ी चाहूँगा, मैं ये सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। मनिका बेगम, प्लीज़ आप कमेंट्स को रिपीट मत कीजिए। तनवीर अहमद जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं प्रैक्टिस बुक नहीं कर पाऊँगा। आप कोचिंग्स की ले लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और साथ में अभी जो कोचिंग्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, उस पे आप देखना, कई की कोचिंग्स डालेंगी अपने बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, तो उस पे जितना आप ध्यान दे सकें नंबर सिस्टम, जितना हार्ड पे, तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस बुक मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, सॉरी सर। अमित मिश्रा, हाउ टू मेक नोट्स फॉर न्यू स्टूडेंट एंड व्हाट पॉइंट शुड बी एडेड। देखिए, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं सर, प्रीलिम्स मेंस कोई भी टॉपिक है। नोट्स आप उनके बनाइए जो चीज़ें आपको याद करने में मुश्किल हो रही है, और जितना हो सके, मैं क्या करता था कि कोई, मान लीजिए, मैं दो, जैसे जैसे ये पेज है, इसको मैं फोल्ड करता था, तो मैं यहाँ पे नोट्स बनाता था, तो इससे छोटे छोटे नोट्स बन जाते थे, और वो ईजी रहता था आपको बनाने में, याद मतलब कलेक्ट करने में। और जितने उसके छोटे नोट्स बनाइए, ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, कीवर्ड लिखिए उस टॉपिक के बारे में, और इससे छोटे नोट्स बनेंगे और रिवीजन बहुत इजी रहेगा। बल्कि बुक्स से रिवीजन करना या बड़े नोट से रिवीजन करना, उससे हेल्प, छोटे नोट्स जितने आप बनाओगे उससे बहुत हेल्प मिलेगी अमित मिश्रा जी। और न्यू पॉइंट ऐड करने में एक तो मैं सजेशन दूंगा कि आप डिजिटली नोट्स बनाइए, वहाँ पे एडिशन बहुत इजी हो जाता है। मैंने तो डिजिटली नहीं बनाए कभी, पर ये एक सजेशन है, अगर आप डिजिटली नोट्स बना पाएँ तो बहुत वेल एंड गुड है। जैसे आईपैड से या लैपटॉप से, तो वहाँ पे एडिशन बहुत ईजी हो जाता है। तो अमित मिश्रा जी, आप नोट्स वहाँ से बनाइए, डिजिटली बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर है इस मनिका बेगम जी, आप फिर रिपीट कर रही हैं। तनवीर अहमद, मनिका बेगम, टेल मी दी सोर्स। अमित मिश्रा, सोर्स बताइए सर, किसका सोर्स बताइए, ये तो पूछिए। सैंडी संदीप, प्लीज टेल मी विच वन इज द मेन टेस्ट सीरीज। नहीं सर, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन आप स्पेसिफाई कीजिए सर, ऐसे खुले ओपन एंडेड क्वेश्चन रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज टेल मी विच वन इज द टेस्ट सीरीज। मनिका बेगम, आप रिपीट। सादुल पाठक, पीयर ग्रुप कैसे बताइए, हाउ टू फाइंड करेक्ट पीपल, शुड आई कम टू दिल्ली। अच्छा सर, आप दूर हैं, तो आप आपके आसपास ही होंगे सर कोई ना कोई पीयर ग्रुप। आप जैसे मतलब किसी ना किसी कोचिंग से जुड़े ही होंगे, तो उनके आप अगर टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे ग्रुप होंगे, तो आस ऑन टेलीग्राम मेक ए पीयर ग्रुप फॉर स्टडी, वहाँ पे आपसे लोग जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का यूज़ कीजिए अच्छे से। किन्होंने, शार्दुल पाठक जी, वहाँ पे टेलीग्राम का यूज़ कीजिए सर, टेलीग्राम पे बहुत इजीली लोग मिल जाते हैं आपको। पीयर ग्रुप बना तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली आने की अगर आप नहीं आ पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके आसपास देखिए लाइब्रेरी होगी, आजकल तो हर शहर में लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरीज में आपको मिल जाएंगे पीयर ग्रुप जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं लोग। सैंडी सिंह, प्लीज़ टेल मी विच वन। सॉरी सर, मुझे नहीं पता आप पूछ क्या रहे हैं। हाय शिवम हेयर, हाय सर, विल यू गेट रैंक इन आईपीएस पोस्ट। सर, आशा तो यही है कि आईपीएस मिल जाए, पर देखिए क्या होता है। ब्रूटल भैया, प्लीज़, प्रीलिम्स सीम्स टू बी बिगेस्ट हर्डल, हाउ टू क्लियर। सर, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बता दी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए। बहुत अनसर्टेड है प्रीलिम्स, पर पीवाईक्यू कीजिए, और मॉक टेस्ट लगाइए, और करंट अफेयर पे जोर दीजिए, और स्टैटिक को जितना अच्छे से उसके प्रिपेयर कीजिए। और थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है। शिवम शर्मा, सर, आई एम करंटली स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स, इट सीम्स दैट आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई स्टडी यस्टरडे। सर, प्लीज़ टेल मी हाउ इज इट रिवाइज। इसका एक, मैं टॉपर को देख रहा था, मेरे को याद नहीं उनका नाम, तो उन्होंने एक बात कही थी, आप पूरे दिन में जो भी पढ़ रहे हो ना, आप नोट्स बनाओगे उसके छोटे छोटे, या कुछ भी करोगे, तो रात को सोने से 1 घंटे पहले आप अपना टाइम रखिए रिवाइज करने का।
जितना उसके रिवाइज़ कीजिए, और संडे को जितना भी आप एक हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। ये जो संडे वाली स्ट्रैटेजी है शिवम शर्मा जी, तो ये मैंने संडे वाली अपनाई थी। इससे रिवीजन बहुत ईज़ी हो गया था मेरा। मैं जितना भी एक हफ्ते में पढ़ता था वो संडे को रिवाइज़ करता था पूरा। मान लो टेस्ट वगैरह या मैं मेंस के टाइम एसे राइटिंग करता था संडे को, तो वो रिवाइज़ करता था, बहुत हेल्पफुल रहा। और ये जो एवरीडे आप जो पढ़ा वो नाइट में रिवाइज़ करना, ये मैंने किया है। 1 महीने तक किया था तो बहुत हेल्पफुल रहा था, पर आपको बहुत एक प्रकार से कठिन लगेगा ये करना एवरीडे रिवीजन। तो कर पाओ तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही कह शिवम शर्मा जी, रिवीजन कीजिए, वो आपको स्ट्रेटजी बताई जैसे। हिंदी मीडियम से हो आप? नहीं सर, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, पर मुझे हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी विच वन इज़ द मेन। सर संदीप संडी, आप पूछिए कुछ, एक्सप्लेन सही से पूछिए, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा सर। कृष्ण कृष्णलय कुमार सर, विच इंस्टीट्यूट डिड यू प्रिपेयर? सर मैंने जो फाउंडेशन था 2018 में बाजीराम से किया था, और उसी से मैंने जो ऑप्शनल की प्रिपरेशन है वो की थी। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट से तो नहीं, बस 1-2 बार टेस्ट सीरीज़ लगाई थी किसी इंस्टीट्यूट की, और ज़्यादा मैंने उसके बाद कुछ किया नहीं है। फाउंडेशन मैंने बाजीराम से किया था, तो मेरा मतलब थोड़े टाइम बाद मैंने वो भी छोड़ दिया था, क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही थी, और टीचर ज़्यादा पढ़ाने से ज़्यादा दूसरी चीज़ें करते थे, तो वहीं से किया था। उसके बाद मैंने शायद कौन सा जो मेरा ऑप्शनल था, सबीर सर, वहाँ की मैंने 1-2 बार जो मेन स्पोर्ट प्रोग्राम है वो लिया था सर। प्रतीक कुमार, ब्रदर आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा एंड विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बीटेक, प्लीज गिव मी सम हिंट्स। सर डिप्लोमा आपने पॉलिटेक्निक की होगी, तो 1 साल आपको एक्स्ट्रा कम मिलेगा बीटेक में, कीजिए बीटेक सर। मुझे इसके बारे में थोड़ा कम ही है, मैं भी नहीं बताऊँगा मैं। सर आई एम स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन, वेयर शुड आई स्टार्ट? कंचन कुमारी, सर आप स्टार्ट कीजिए, पहले तो आप देखिए प्रिपरेशन करनी क्यों, अगर आपका मन है पहले तो वो देखिए, तब प्रिपरेशन में अगर आपको जाना है तो जाइए, अगर पूरा मन बना के जाइए। उसके बाद सर आपको बेसिक प्रिपेयर करना होगा, आप किस स्ट्रीम से आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक प्रिपेयर करना होगा। तो बेसिक के लिए सब सजेस्ट करते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से कीजिए। हो सकता है तो 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, अगर अगर आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है तो थोड़ी ऊपर की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, और सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, और पीवाईक्यू को देखिए अगर आप कर सकते हैं तो। कंचन कुमारी जी, पिछले कुमार दर्शन डिटेक्टेड, अमित मिश्रा, कैन यू ऐड मी इनटू पीयर ग्रुप? सर मेरा तो खत्म हो गया पीयर ग्रुप। वो लोग कहीं हैं, पर मैं तो अभी तो अपने पीयर ग्रुप में तो क्या ही ऐड कर पाऊँ, क्योंकि मैं सबसे अभी दूर ही हूँ। वो अपने उनका अलग पीयर ग्रुप होगा। दीपन विथा मुंडक, सर कैन यू प्लीज टेल मी कोचिंग मैटर्स और नॉट, आई हैव फाइनेंशियल। सर मैंने इसमें बताया है वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं एक बार दोबारा इसके बारे में। दीपन दीपन मुंडक, थैंक यू सर। सर प्लीज टेल मी, चौहान दीपांशी, सो सचिन कैन यू प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू? सचिन, आई डोंट नो टू whom you are asking. श्रुति वागे, हाउ टू स्टार्ट एनसीईआरटी? मैम पढ़िए, स्टार्ट क्या करना है, पढ़िए उनको, स्टार्ट पहले चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, और हो सकता है अगर आपको याद नहीं रहा तो नोट्स बनाइए उनको। अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे जाके उस एनसीईआरटी के टॉपिक के बारे में आप सर्च कीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी ईजिली वीडियो मिल जाती है एनसीईआरटी की। तो पढ़ना ज़रूरी है, हर चीज़ आपको टीचर से नहीं समझनी है, क्योंकि कई बार टीचर की जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो समझिए आप यूट्यूब पे जाके। श्रुति वागे जी, सचिन ऑन स्टडी, ये सर क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं। श्रुति, इज इट नेटेड टू मेक नोट्स फॉर? यस, नोट्स तो जरूरी है मैम इस प्रिपरेशन में, आप क्योंकि रिवीजन नोट्स के बिना नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अमोल तिवारी, सर हाउ टू इनरिच जियोग्राफी विद करंट अफेयर एंड फ्रॉम वेयर टू डू? सर ज्योग्राफी की, करंट अफेयर की लिए आप एनवायरनमेंट से कनेक्ट कीजिए, ज्योग्राफी को इनरिच हो जाएगा। और साथ में कई की जो कोचिंग्स है वो अपनी निकालती हैं ज्योग्राफी स्पेसिफिक, एनवायरनमेंट के बाद या कहीं पे भी, वहाँ से स्पेसिफिक हो जाएगी ज्योग्राफी, इनरिच हो जाएगी। अगर हो सकता है आप ज़्यादा हो जाएगा वो, मुझे जहाँ तक लगता है, तो डाउन टू अर्थ मैगजीन है उससे हो सकती है। और रिसर्च कीजिए ज्योग्राफी को, जो गूगल्स होते हैं उसमें डाल के देखिए आप ज्योग्राफी की न्यू टर्म्स या फिर न्यू डेवलपमेंट। अनमोल तिवारी जी, कुमार सचिन, प्लीज टेल मी अबाउट एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। एनवायरनमेंट सर करंट अफेयर, और जो भी कोई भी स्टैंडर्ड बुक है उसके 4-5 टॉपिक पहले पढ़िए,
और करंट अफेयर पे ज़्यादा जोर दीजिए, और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पढ़िए जितना हो सके। कुमार सचिन सर प्लीज टेल मी एनवायरनमेंट। समीम अख्तर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोर्स प्लीज टेल मी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर मैंने जहाँ तक देखा है करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है उसमें लिए। करंट अफेयर जितना आप कर पाएंगे, जो मैगजीन आती हैं वो बहुत है, इनफ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो जैसे बुक्स होती हैं बेसिक्स के लिए 11th 12th की जो भी है 10th की, वो बुक पढ़ लीजिए एक बार। थोड़ा शोर हो रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बाहर कोई कीर्तन चल रहा है। अमित मिश्रा, हाउ डू यू थिंक इन मेंस एग्जाम सेंटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हाउ डू यू थिंक इन मेन। वो मैंने आपको अभी बताया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, उससे आपको इजी रहेगा। अमित मिश्रा जी, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो इजी रहेगा वहाँ पे प्रेशर में क्वेश्चन को आंसर फ्रेम करने में। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जितना अच्छे से हो सके कीजिए। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। जितना जल्दी आप क्वेश्चन के बारे में सोच पाएंगे, उसको फ्रेम कर पाएंगे, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग और आंसर राइटिंग से ही होगी सर। अमित मिश्रा जी। कुमार सचिन प्लीज टेल मी अबाउट इन्वायरमेंट। सर आपको बता दिया अभी। जेडी बाबा सर आई एम गिविंग दिस ईयर अटेम्प्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर सर मैंने 3 सोर्स से प्रिपेयर की थी। एक तो देसी मैगजीन, दूसरा मैंने जो मॉक टेस्ट होते हैं उनसे लगाया, उनसे करंट अफेयर को मैं निकालता था, और तीसरा मैं जो मैराथन वीडियो होती हैं कई की कोचिंग्स निकालती हैं उनको देखता था। तो ये 3 सोर्स रहते थे मेरे करंट अफेयर के, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। श्रुति बागी प्लीज टेल मी हाउ टू स्टार्ट एनसीईआरटी। सब पढ़िए मैम श्रुति बागी जी, एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए तभी स्टार्ट होगा। Sachin on study. Sir, I am a third year math honors student, Hansraj College, Delhi University. I have doubt that my finishing college, should I go home and take online coaching or should I stay in Delhi or take offline coaching? ऑनलाइन ऑफलाइन सर, ऑफलाइन में ये है कि आपको यहीं रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन बन सकता है और साथ में आपका एक्स्ट्रा खर्चा बहुत लगेगा दिल्ली में। और ऑनलाइन में ये है कि सर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप अपना डिसिप्लिन बना पाएँ और लाइब्रेरी वगैरह जॉइन करके, तो सर आप ऑनलाइन लीजिए, वो सेम चीज़ें आपको ऑनलाइन में मिल जाएँगी जो ऑफ़लाइन में मिलती हैं। तो ऑनलाइन अगर आप घर पे रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन लीजिए। ऑफ़लाइन में बहुत खर्चा होगा अगर आप दिल्ली में रहेंगे। अगर आप फाइनेंशियली सक्षम हैं तो ऑफ़लाइन लीजिए। और ये मैं तो यही कहूँगा, ऑनलाइन बहुत फ्लेक्सिबल है, बस इतना अच्छे से जानता हूँ मैं सर। सॉरी, कहाँ हूँ? बहुत नीचे चला गया मैं। अच्छा, ऋतुंदर बिहारी गुप्ता सर, विल द फाउंडेशन बैच ऑफ माय विजन आईएएस बी कंप्लीटेड थ्रू लेलू पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। आई डोंट अंडरस्टैंड थ्रू लेलू। आई ये लेलू क्या होता है सर? ऋतुंदर पांडे बिहारी पांडे जी, मुझे नहीं पता ये लेलू क्या है। कुमार सचिन सर मैंने बता दिया एनवायरमेंटल इकोलॉजी के लिए। कुमार सचिन जेडी बाबा सर, करंट अफेयर सोर्स फॉर दिस ईयर सर बेसिक मैगजीन उठाइए किसी भी कोचिंग की। मैं प्रिपेयर करता था 365 से, और मैराथन वीडियोस किसी भी कोचिंग्स की 1-2 मैराथन वीडियो देख लीजिए मेरा तो, और मॉडल आंसर मॉक टेस्ट ये रहता था। तो वो कुमार सचिन वाईटी कैथरसिस सर, हाउ मेनी डेज शुड आई कवर ईच मेजर सब्जेक्ट। सर उसका आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर आप कवर कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। मैं जैसे लक्ष्मीकांत को ये देता कि जितनी बार मेरे को लक्ष्मीकांत पढ़नी होती तो मैं पहले 5 डेज़ रखता था लक्ष्मीकांत को, फिर रिवीजन होता था 2 डेज़ 1 डे ऐसे रखता था। तो आपको देना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग जितनी आपकी स्पीड है, क्योंकि मुझे आपकी स्पीड के बारे में नहीं पता सर। कुमार सचिन सर मैंने आपको बता दिया। इंस्टा मोटिव एक्स सर, व्हाट यू डू बिफोर प्रीलिम्स रेफरेंस टू प्रिपरेशन। व्हाट यू डू बिफोर प्रीलिम्स सर, प्रीलिम्स के बिफोर से तैयारी करते हैं, रिवीजन करते हैं, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करते हैं सब्जेक्ट का। यही करते हैं, और तो मेरे को क्वेश्चन जहाँ तक समझ आ रहा है मैं यही आंसर कर पा रहा हूँ आपका। कुमार सचिन सर, हाउ टू स्टार्ट एनसीईआरटी इंस्टा मोटिव, व्हाट डू यू डू बिफोर प्रीलिम्स। For UPSC, what should we do? BA
और BA LLB, आई मीन कैन यू प्लीज़ हेल्प मी मैम। चौहान दीपांशी जी, ये आपको पूछना पड़ेगा जो लॉ बैकग्राउंड से आए हैं, जिन्होंने क्लियर किया है हिस्सा, उनसे पूछना पड़ेगा मैम। तो मैं तो इस बारे में कम ही मैम तो आप खुद बीटेक करके आफ्टर 12th क्या चूज़ करना चाहिए, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। जहाँ तक अगर आपको जितना जल्दी प्रिपेयर करना है तो मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रिपेयर चूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि CSAT आया तो आप मैथ वगैरह करो। सॉरी, आप BA LLB के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा मैम इसके बारे में। BA LLB तो शायद BA के बाद होती है, तो आप लॉ बैकग्राउंड वाले से पूछिए मैम ये क्वेश्चन, दीपांशी चौहान जी। अमित मिश्रा, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन इंटरव्यू? इट इज नॉट लाइक व्हाट शोन इन यूट्यूब, प्लीज सजेस्ट। सर, जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो अलग रहते हैं, पर जो अमित मिश्रा जी, पर एक डेप्थ भरा जाता है, जैसे आजकल भरा जा रहा है फिल्म्स के अकॉर्डिंग, उस पर अराउंड रहता है क्वेश्चन ज़्यादातर, मैक्सिमम देखा जाए, या तो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग रहेगा जो अभी देश दुनिया या कहीं भी चल रहा है, इन दो चीज़ों के आसपास ज़्यादा रहता है। फिर अगर वो आपका ऑप्शनल, जो आपका ऑप्शनल है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये तीन चीज़ें ऐसी है कि जो प्रिडिक्ट कर पाएँ। अगर मान लो आपका बोर्ड बहुत ज़्यादा चाहता है कि आपको घुमाए फिराए, तो फिर वो कहीं से भी पूछ सकता है, पर ये तीन चीज़ें मैक्सिमम देखा गया है कि इन तीन चीज़ों से पूछा जाता है, आपका डेप्थ, करंट अफेयर और ये ऑप्शनल। अमित मिश्रा जी। दीपांशी चौहान मैम, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। इंस्टा मूवी व्हाट्सएप कुमार सचिन, थर्ड ईयर स्टूडेंट, चांद सर। विच कोचिंग डिड यू टेक एंड व्हाट ईयर? सर, मैंने कोचिंग 2018 में स्टार्ट की थी, बाजीराव एंड रवि। हम्म, रफ़ाकत सर, मैंने बता दिया ऑप्शनल को देखने के लिए। इज इट इम्पोर्टेंट दिल्ली? नहीं सर, इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने दिल्ली के बाहर रह के प्रिपरेशन किया है और क्लियर भी किया है, तो ज़रूरी नहीं दिल्ली में आना कोचिंग के लिए। UPSC W1Q5F। assertive sir, please tell me the source of current affair, how to revise the current affair, already read। नोट्स बनाइए। सोर्स तो मैंने बता दिया है, जैसे एक किसी भी मैगजीन या मॉक टेस्ट या मैराथन, ये सोर्स तो यही है करंट अफेयर के। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाइए तो रिवीजन आसान हो जाएगा। दीपांशी मैम, आप वहीं से पूछिए, बार बार आप कहेंगे मैं एक चीज़ को आंसर नहीं दे पाऊंगा। रैंडम एजुकेशन सर, डज जी सर, एजुकेशन बैकग्राउंड मैटर तो करता है सर। जितने आप प्रेस्टिजियस कॉलेज से होंगे, उतने आपका जो पढ़ाई का स्तर है वो अच्छा रहेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जितना अच्छा हो उसके उतना अच्छा मैटर तो करता है सर, एजुकेशन बैकग्राउंड। आई वॉज ट्राइंग टू मीट अर्लियर बट कांट गेट एनी सीट सर। पर सर, ऐसा भी नहीं कि जो जिन बड़े बड़े IITs और NIT या एम्स से नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं होता। मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट से प्रिपरेशन की है, डिस्ट्रिक्ट से एजुकेशन ली है, डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उनका सिलेक्शन हुआ है। पर ये है कि जितने ज़्यादा ज़्यादा लोग वहीं से IITs, एम्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से सेलेक्ट होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि जो अपने लोकल कॉलेज है वहाँ से सेलेक्ट नहीं होते। तो मन छोटा मत कीजिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जितना हो सके। रैंडम, ये क्या है, मैं आपका पूरा नाम नहीं पढ़ा, पोंज, रैंडम पोंज, जितना हो सके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इंस्टीट्यूट के बारे में कम सोचिए अगर आप नहीं क्लियर, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो। रफ़ाकत, हाउ टू चूज ऑप्शनल? सर, मैंने बता दिया है, इंटरेस्ट और सिलेबस, UPSC सिलेबस पे आप देखिए। PK प्रियांशु सर, आई एम हिमांशु, आई एम ऑन दी स्कोर 67 in 2005 UPSC फिल्म एंड दिस आई एम गेटिंग, हाउ कैन आई मेक 100? आपको 100 बनाने के लिए सर पहले तो आपको PYQ देखिए, एनालिसिस कीजिए कहाँ से आ रहे हैं आपके क्वेश्चन, वो मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है, तो उसको एक बार ट्राई करके देखिए अगर आपको ढंग से कर पाएँ। और करंट अफेयर और बेसिस का एक अमालगम बनाइए और उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। 65% आप करंट अफेयर बेसिक्स पे ध्यान, जो कहते हैं स्टैटिक्स, उस पर ध्यान दीजिए, और 35% करंट अफेयर पे। व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपरेशन? सर, मैंने आंसर दे दिए हैं इसके। सुधीर शर्मा सर, व्हाट वाज योर ऑप्शनल इन सब्जेक्ट? माय ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज ज्योग्राफी। कैथरीन सर, इट्स पॉसिबल जॉब के साथ? जी सर, पॉसिबल है। वाइटी कैथाइरिसिस जरूर पॉसिबल है। बहुत से लोग हैं ऑप्शनल के साथ निकले हैं, जैसे पिछले से पिछले साल शायद 6 रैंक थी उनका, RBI में जॉब कर रही थी, उनके बाद प्रिपरेशन हुआ। जैसे अभी शायद 44 रैंक है मैम, ACP रही हैं पुलिस में, वो भी जॉब के साथ हुआ है, तो पॉसिबल है मैम जॉब के साथ।
दीपांशु शर्मा सर, आई फील लॉट ऑफ टेंशन रिगार्डिंग करंट अफेयर, व्हाट शुड आई डू? टेंशन तो सर पूरे प्रिपरेशन में रहेगी, पढ़िए, टेंशन कभी खत्म होगी? टेंशन के बारे में सोचोगे नहीं जितना आप पढ़ोगे। और करंट अफेयर 3-4 सोर्स से कीजिए और रिविजन कीजिए। सचिन सर, आपने क्या करी थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैं सर उस टाइम ऑनलाइन नहीं था, कोविड से पहले का हूँ, तो उस टाइम ऑनलाइन का इतना प्रचलन नहीं था, तो मैंने ऑफलाइन ही की थी। सर ऑनलाइन कोचिंग इज द बेस्ट, ऑफलाइन कोचिंग देन व्हाट शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ? सर सबसे अच्छी बात है अगर आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं अपने से, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, आप फाइनेंशियली आप वीक हैं, तो ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ऑनलाइन लीजिए। अगर आपको चाहिए कि इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे ये सब चाहिए और डिसिप्लिन नहीं बना सकता ऑफलाइन कोचिंग के लिए, तो ऑफलाइन लीजिए सर। शुद्धि शुद्धि यादव, इंडियन मैपिंग, मैंने तो मैम इंडियन मैपिंग तो सुदर्शन गुर्जर सर से की थी। वैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, फिर भी मैंने वहाँ से एक बार कर ली थी ताकि चीज़ें याद रह जाएं। बिस्ट बिस्ट SI7M, सर करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर के की डे फर्स्ट डे से शुरू करूं? न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। बस एक बार ऐसे कीजिए कि एक बार न्यूज़पेपर को अपनी आंखों से गुजार लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि एक टॉपिक आपकी आंखों में रह जाता है, तो गुजार सकते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर। फर्स्ट बेसिक क्लियर कर लो, पहले तो आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा सर, करंट अफेयर बाद में आता है। यही तो मैं अभी अपनी स्ट्रेटेजी में बता रहा था। बस यूपीएससी मीन्स वास्ट नॉलेज और स्मॉल नॉलेज वास्ट रीजन? यूपीएससी मीन्स वास्ट नॉलेज एंड वास्ट रिवीजन। स्मॉल नॉलेज से काम नहीं चलेगा सर, मल्टी डायमेंशन नॉलेज चाहिए आपको, क्योंकि बहुत से टॉपिक के बारे में पढ़ा और आंसर, आपको आंसर राइटिंग करनी तो वहाँ पे भी आपको मल्टी डायमेंशन आंसर लिखने पड़ेंगे। तो वास्ट नॉलेज चाहिए, पर यह है कि आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हैं, वो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सही पढ़ें। ज़्यादा आप फैले मत इधर उधर, जो सोर्स आपने पहले पढ़े हैं रिवीजन कीजिए उनका, तो उस पर ध्यान दीजिए सर। सर मैं सलमान शोएब, हाँ सर मैपिंग से आ रहे हैं क्वेश्चन, 5-4 आ जाते हैं क्वेश्चन हर बार, और कई क्वेश्चन बहुत रिलेटेड होते हैं मैपिंग से, इसलिए मैपिंग बहुत ज़रूरी है सर। सलमान शोएब जी। अलीशा अलीशा कहाँ पे गए सर? अलीशा, दोज हु आर क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाट आर दे डूइंग? पढ़ रहे हैं मैम, वो कई बार होता है कि वो 4-5 साल से कोचिंग ले रहे होते हैं, उनको 4-5 साल तो ज़रूरी नहीं कि वो 10 महीने पढ़ के कोचिंग क्लियर कर रहे हैं, तो इससे फोमो मत कीजिए। आप पढ़िए, अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए और उनसे प्रेरणा लीजिए बस। अब हो सकता है उनके पेज पे जाके पूछिए उनसे कि उन्होंने क्या किया अलग। नहीं स्पोर्ट्स ना सर, कोई इशू नहीं रहेगा, आपका ग्रेजुएशन आपने इग्नू से किया है, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा, आपकी ग्रेजुएशन है वो ही बहुत ज़रूरी है। शिवम गेमिंग, सर ऑनलाइन कोचिंग इज बेटर, हाँ ठीक है भाई। सर अलीशा जैन जी, मैम सब आंसर सेम नहीं लिखते, तो इसीलिए वेट डिफरेंस आता है। JP22 हाउ टू मोटिवेट यूजिंग, सर मैंने आपको बता दिया। सुधीर यादव जी, मैंने सुदर्शन गुजर से, और मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा इसलिए मेरे लिए इजी रहा इंडियन मैपिंग। सलमान से प्रीलिम्स मैपिंग सेक्शन का वेटेज 4-5, ये आपको हाउ टू। गौरव सिंह, मुझे नहीं पता सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल के बारे में। कमल किशोर, आई एम फ्रॉम फ्लोदी, सर मैं भी फ्लोदी से रहा हूँ। सर मैंने सिर्फ स्ट्रेटजी बता दी है। अजूम नमदार, सर आप देख लीजिए एक बार, दोबारा आपको रिपीट करनी पड़ेगी ये वीडियो। सर प्लीज़ टेल मी लिटिल अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर फिल्म्स। सर मॉडर्न हिस्ट्री जितना उसके आप पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, फिल्म्स से। आपका नाम क्या? अंकित प्रधान। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आधा शायद मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़िए, बिपिन चंद्रा पढ़िए, और हो सकता है जो टॉपिक न्यूज़ में है उसके बारे में चैट जीपीटी से पढ़िए, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जिसकी एनिवर्सरी हो रही है उस टॉपिक के बारे में पढ़िए।
Shivam Kumar Sharma, sir, I am confused whether I should prepare for Hindi medium or what. I want to attempt English medium in 2012. What should give me suggest? सर हिंदी मीडियम से अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो कीजिए सर। आजकल तो बहुत क्वालिटी कंटेंट भी मिल जाता है हिंदी मीडियम से, और बहुत से लोग जो हिंदी मीडियम से हैं, जैसे इस बार हमारे रैंक 20 है हिंदी मीडियम से, और भी हैं। तो हिंदी मीडियम इतना एक प्रकार से टाबू रहा, क्या कहते हैं वो, जो गलत रहा नहीं। तो अगर आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम में, आप कंफर्टेबल हैं तो दीजिए सर। करण ठाकुर, सर आई एग्री दैट आई शुड। करण ठाकुर जी, अगर आप 12th से स्टार्ट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, अच्छी बात है सर। बहुत से लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, वो 12th से स्टार्ट करते हैं। अंकित प्रधान, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग, टाइमलाइन वगैरह। सर उसका रिवीजन कीजिए, टाइमलाइन को आप स्टोरी बना के याद कीजिए अंकित प्रधान जी। टाइमलाइन को आप स्टोरी के साथ रिलेट कीजिए तो आसानी से याद हो पाएगी टाइमलाइन। तन्वी, सर आई थिंक आई एम डूइंग माइक्रो एनालिसिस विच इज टेकिंग मोर टाइम जस्ट फॉर वन डे। माइक्रो एनालिसिस तो माइक्रो एनालिसिस अब कितना माइक्रो जा रहे हैं मुझे नहीं पता है, तो पर जितना आप टॉपिक अच्छे से कवर कर पाएँ उतना अच्छा रहेगा मैडम तन्वी जी। और टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए माइक्रो अगर जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक-एक चीज़ अलग कर दे रहे हैं उसकी। अगर आप एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए उस टॉपिक से, अगर आप माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं तो पीवाईक्यू जाइए उस टॉपिक से, अगर आपके क्वेश्चन्स हो रहे हैं तो देन द माइक्रो एनालिसिस जितना आपके दैट्स इनफ। पर अगर आपके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो शायद और करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार करके देखिए पीवाईक्यू, अगर आपके हो पा रहे हैं तो बहुत, जितना किया है वो बहुत सही है। Dear defied, sir, I was consistent from whole year. I have less than 50 days now. I'm still able to crack prelims because I'm in the journey of past 3 years. Computer science. हो जाएगा सर क्लियर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका क्लियर जरूर हो जाएगा अगर आप मेहनत करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए, करंट अफेयर स्टैटिक सब पे आप फोकस कीजिए, पीवाईक्यू करके जाइए तो क्लियर जरूर होगा सर। मेहनत कीजिए, जैसे मेरे को 7 साल लगे हैं, तो एक दिन आएगा सर आपका भी होगा। डिमोटिवेट मत होना, सबका दिन आता है और आपका भी आएगा सर। डेयर डिफाइड। एथिक्स स्ट्रेटजी, सर आपको एथिक्स की स्ट्रेटजी मैंने बता दी है सर। अच्छा सर, ऑनलाइन कोचिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, व्हाट शुड आई डू स्टडिंग इन टिप्स। टाइम तो मैम कोचिंग में लगेगा मैम, आपको टाइम तो इसमें लगेगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो टाइम लगेगा मैम। आप अपने जो पीवाईक्यू एनालिसिस करके टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हो तो अच्छी बात है, उसी को पढ़िए। अगर उनमें नहीं आ रहा उनको पढ़िए तो ये इससे टाइम बच सकता है। अलीसा शर्मा, हाउ टू मैनेज डिस्ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया प्रेजेंस इन 7 ईयर। मैं मैम जब एग्ज़ाम पास आते थे तो डीएक्टिवेट कर देता था अपने अकाउंट, और ज़्यादातर कई बार तो मैं फ़ोन भी नहीं रखता था, तो यही करता था। पर सोशल मीडिया से आजकल तो दूर रहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया से बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। जैसे आजकल चल रहा है करंट अफेयर, मैं ज़्यादातर ऐसे चैनल सब्सक्राइब करता था जहाँ से करंट अफेयर की न्यूज़ आती थी मुझे, तो और मैपिंग ऐसे यूपीएससी के चैनल उनको सब्सक्राइब करके रखता था, तो ईज़ी रहता था मेरे लिए, डिस्ट्रैक्शन कम आता था, फालतू की चीज़ें कम देख पाता था। So starting batch this year going to be ठीक सर, बहुत टाइम हो गया है, तो मैं जितने भी आंसर दे पाया आपने आपके क्वेश्चन दिए, अगर नहीं दे पाया तो माफ़ी चाहूँगा। आप कई क्वेश्चन बहुत रिपीटेड पूछ के लोगों ने थोड़ा टाइम ले लिया, तो कोई नहीं, पर जितना मैं क्वेश्चन देख पाया आपके, और आपने जितना भी देखा इस लाइव को, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। तो चलते हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट अपनी फ्यूचर जर्नी के लिए, और मेहनत कीजिए। वक्त आएगा सर, सबका आएगा सर मैम, जो भी आप देख रहे हैं, तो वक्त सबका आएगा। ये हो सकता है थोड़ी जर्नी लॉन्ग हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप इस प्रिपरेशन में घुसे हैं कि मुझे इसको क्लियर करना है, तो जो रिज़ल्ट अगर अच्छा आया तो लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत वर्थ होगा, और आपको 4-5 गुना खुशी होगी। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दो उससे भी ज़्यादा खुशी होगी अगर आपका प्रिपरेशन लॉन्ग है। और मैं तो चाहूँगा आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में अगर निकाल पाएँ तो बहुत अच्छा है, पहले जितने भी आप हार्ड वर्क करके, तो बहुत अच्छा है। बस ये दोबारा से 4-5 चीज़ें हैं, इन पे ध्यान दीजिए आप। स्ट्रैटेजी खुद की बनाइए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखिए, मोटिवेटेड आपको खुद को रहना पड़ेगा। अपने क्यों गुस्से हैं इस प्रिपरेशन में, अपने फैमिली, परिवार, अपने खुद को मोटिवेट करना, और पॉसिबल है तो गुड पीयर ग्रुप बनाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन उसके साथ टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, पीवाईक्यू देखिए जितना हो सकता है, अपन
बेसिक्स स्टैटिक्स पे ध्यान दीजिए, स्टैटिक इज किंग ये सब कहते हैं और असल में है ये बात। और हेल्थ पे ध्यान दीजिए अपनी। ठीक है सर, चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।